नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है ईश्वर का खेल। आज 70 वर्षीय वृद्ध अम्मा भूख प्यास से व्याकुल नंगे पैर सड़क पर चलती जा रही थी। शायद चलते चलते उनके पैरों की चप्पल भी टूट गई थी। तेज धूप में उनको नंगे पैर सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। बेचारी कभी पेड़ की छांव में रुकती, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठती और फिर उठकर चलने लगती। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं और क्या करें। अन्न का एक दाना भी उनके पेट में नहीं गया था। अपनी पूरी हिम्मत के साथ चलती जा रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद भी उन्हें कुछ खाने के लिए दुकानें नहीं दिख रही थीं, जहाँ वे कुछ मांग कर खा सकें। भूख प्यास से व्याकुल उन्हें सामने चाय की दुकान वाले को देखकर उनके मन को थोड़ी शांति मिली। फिर वृद्ध अम्मा चाय वाले से चाय मांगकर पीने लगती हैं और अपने पुराने दिन को याद करके रोने लगती हैं। उनको बार बार अपने बेटे बहू और पोते की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि ऐसा क्या मैंने कर दिया जो मेरा बेटा मुझे यूं बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। उन वृद्ध अम्मा को रोते हुए सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनके आंसू पोंछने वाला वहाँ नहीं था। वे अपने बच्चों से बिछड़कर रोए जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेंगी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती हैं, अगर ईश्वर ने मुझे यह दिन दिखाया है तो मैं इस स्थिति से अवश्य लड़ूंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। आज बूढ़ी अम्मा का साहस देखकर ईश्वर भी दंग होंगे। आखिर कौन है ये बूढ़ी अम्मा और उनके बेटे बहू कौन है और वह ऐसे क्यों रो रही हैं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जन्माष्टमी के दिन वृंदावन का दृश्य और लाखों की भीड़, और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तो यही था, लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती है। वहाँ कोई उसको सुनने वाला नहीं था। सभी को ईश्वर का दर्शन करके पुण्य तो कमाना था। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, नीले रंग की कमीज पहने मेरा मुन्ना यही था, कहीं देखा क्या? उसने ना में सिर हिला दिया, लेकिन वह वृद्ध औरत मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन शाम होने को आई। चिल्लाते चिल्लाते उस बेचारी बुढ़िया की आवाज़ भी बैठ गई और थक हार कर वह स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे कहाँ गया रे मेरा मुन्ना? कोई तो ढूंढ निकालो उसे। ठीक तो होगा ना वह? ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और सहानुभूति दिखाते हुए बोला, क्या हो गया अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, कुछ देर पहले तक तो मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। जल्द ही मिल जाएगा तुम्हारा मुन्ना। वह पुलिस वाला अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकाता हुआ बोला, आओ अम्मा, यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी औरत ने तेजी से पानी पिया और गहरी सांस भरकर बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे मुन्ना की? 45 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, यह सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसका पेन वहीं रुक गया। कभी अपने साथी पुलिस वाले को देखता तो कभी अम्मा को। क्या हुआ बेटा, लिखते क्यों नहीं? लिखो ना। उसका असली नाम रंजीत है, प्यार से मैं उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा? पुलिस वाले ने पूछा तो अम्मा रोते हुए बोली, बेटा मैं प्रीतमपुरा गांव से हूँ। पुलिस वाले ने
लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दे। एक बार नहीं कई बार, लेकिन मुन्ना का कहीं कोई पता न चला। अब तो शाम भी ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश हो चुकी अम्मा यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गईं कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा कर देख लो। अम्मा ने वहां जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वह जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता नहीं था मेरा मुन्ना। और फिर वह आगे बोलती हैं, और अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर मेरा मुन्ना नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वह मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना बोलते बोलते ही उस बूढ़ी माँ के दिमाग ने ही उसके दिल का साथ देना छोड़ दिया और वो धम से जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं यह लोग सच तो नहीं बोल रहे। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात में दखल देती थी, कहीं उसकी सजा तो नहीं दी मेरे बेटे ने मुझे। मेरे दिमाग में इतना भी ना आया कि जिस बेटे से मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई जाती, वह मुझे वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन कराने क्यों लाएगा। और वो बहू जिसको मेरी रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी, जिसकी घूरती नजरें ही मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थी, वो बहू मुझे घूमते जाते देख इतनी खुश क्यों थी। मैं पागल क्यों ना समझ पाई बेटे बहू की ये चाल। बूढ़ी माँ निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और मन ही मन सोचने लगती है, दोष मेरा ही था जो मैंने अपने बेटे पर इतना विश्वास किया। और रंजीत के पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटे बहू के नाम पर कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते ही सारे काम निपटा दूं तो ही अच्छा। लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरा अपना ही बेटा ऐसा मेरे साथ करेगा। सोच सोच कर अम्मा फूट फूट कर रोने लगती हैं। आज बूढ़ी माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक अपरिचित आवाज आई, क्या हुआ सर, क्या फिर से कोई बेटा अपनी माँ और पिता को इस भीड़ में छोड़कर चला गया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ऐसा कहते हुए उस पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें रैन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही अम्मा के हलक से एक घुटी हुई सी चीख निकली और वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हुई हूँ, पर मैं मजबूर ना तो पहले थी और ना ही आज हूँ। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से भय का भाव अचानक से दूर हो गया। पुलिस वाले ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम तुम्हारे बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा ना रुकी और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गईं। पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं था। अम्मा बूढ़ी औरत थीं, लेकिन उनके दिल में खुददारी आज भी जिंदा थी। वे किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थीं। बूढ़ी अम्मा बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थीं। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, कहाँ जाऊं, क्या करूंगी, किसके पास रहूंगी, कैसे अपना जीवन काट सकूंगी। सुबह का समय था, जोर से भूख लगी हुई थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। ने पल्लू में बंधे 1000 रुपए में से 20 रुपए निकालकर चाय वाले को दे दिए और उससे 1 कप चाय और 2 ब्रेड पकौड़ा लेकर पेड़ के नीचे रखे बेंच पर जाकर बैठ गईं। चाय पीते पीते बूढ़ी माँ अपने अतीत के पन्ने पलटने लगीं और उसे वह दिन याद आने लगा जब उनका बेटा पहली बार उनकी गोद में आया था। भाव विभोर होते हुए वह बूढ़ी माँ सोचने लगी कि कैसे उसने चलना सिखाया, फिर दौड़ना, किस तरह वो अपने बेटे की एक एक चीज का ख्याल रखती थी। अपनी आंखों से उसे 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। लेकिन देखते ही देखते वह इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वह
ठंडी चाय और उसके साथ ब्रेड पकौड़ा भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते अम्मा का ध्यान पेड़ पर करतब करते पक्षियों और उनकी चहचहाने की आवाज़ ने अपनी ओर खींचा। अम्मा ने बड़े ध्यान से देखा। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। थोड़ी दूर उड़कर जाती थी और फिर वापस आ जाती और आकर उनसे अपनी भाषा में बात करती। शायद वह अपने बच्चों को सिखा रही थी कि इस तरह उड़ा जाता है, लेकिन बच्चा डरता जा रहा था। फिर अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया ने उसे घोंसले से धक्का दिया तो वह डगमगा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी और उसका बच्चा जो नया नया उड़ना सीखा था अब घोंसले में आने को तैयार नहीं था। वह बस उड़ना ही चाहता था, मानो वह उसे बता रहा हो कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। बूढ़ी अम्मा यह सब देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चे को इन पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों ने आज एक बात अच्छे से सिखाई है कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ना तो हमें बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और ना ही बच्चों को खुद पर आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ यह सीख भी मिलनी थी। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा उठकर चल पड़े। बहुत देर चलते चलते वह एक जगह आकर ठहर गए, जहाँ जोर जोर से आ रही आवाज़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो अपनी दुकान में चाय बनाते बनाते गुस्से में चिल्लाए जा रहा था और किसी को कोसता भी जा रहा था। और उसके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, शर्मा जी जल्दी करो ना, पराठे कब तक बन पाएंगे, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा तो सामने ही बड़ा एक कॉलेज था, साथ ही में एक बैंक भी था। शर्मा जी उन लड़कों से बोलते हैं, थोड़ी देर रुकिए, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी ठंडे के समय अपने गांव चला गया है, दुकानदार ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अम्मा ने सोचा हो ना हो उस दुकानदार को कुछ मदद की ज़रूरत है, तो वह झट से उस दुकानदार के पास गई और जाकर बोली, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो इन बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। अम्मा की बात सुनकर दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया और कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर अम्मा बोली, बेटा इन बच्चों को खिलाकर मेरे मन को तृप्ति मिलेगी, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी। ऐसा कहकर अम्मा ने पराठे बनाने शुरू कर दिए और बच्चों को खिलाए। वहाँ लड़के बहुत स्वाद लेकर उन पराठों को खाने लगते हैं। तभी उनमें से एक की आवाज़ आई, वाह, इतने स्वाद भरे पराठे हमने ज़िंदगी में पहली बार खाए हैं, मज़ा आ गया इन पराठों को खाकर। लड़कों के मुंह से तारीफ सुनकर शर्मा जी को बहुत खुशी होती है। जैसे ही अम्मा जाने लगीं तो शर्मा जी बोले, अम्मा जी मेरे यहाँ काम करोगी क्या आप? उनकी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा काम तो मैं करना चाहती हूँ, मुझे काम की ज़रूरत भी है, लेकिन जब तुम्हारा नौकर आ जाएगा तो फिर मुझे या उसे किसी एक को नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात की चिंता आप मत करिए अम्मा, मेरे पास बहुत काम है। फिर दुकानदार उन बूढ़ी अम्मा से पूछता है, आप अम्मा कहाँ रहती हो? तो अम्मा सोच विचार में पड़ गई और फिर उदासी भरे स्वर में बोली, बेटा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो उनकी बात सुनकर वह दुकानदार बोलता है, तो ठीक है अम्मा, तुम यही काम करो और रात को यही दुकान में गद्दे पर सो जाना। महीने के मैं आपको 15,000 रुपये और साथ में आपको खाने पीने को भी दूंगा और रहने की सुविधा भी यही हो जाएगी। दुकानदार के इतना कहने पर बूढ़ी अम्मा उसके पास नौकरी करने को तैयार हो गई। और अम्मा ने जब पराठे बनाने शुरू किए तो खाना खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। देखते ही देखते अम्मा के पराठों की चर्चा पूरे कॉलेज में और बैंक में होने लगी थी। दोपहर को छुट्टी के बाद तो पराठे खाने वालों की लाइन ही लग गई थी, लेकिन अम्मा के अनुभवी हाथ
एक के बाद एक तेजी से पराठे सेकते जा रहे थे। आज बूढ़ी अम्मा के आने के पहले ही दिन शर्मा जी ने आधे दिन में ही हफ्ते भर की कमाई कर ली थी। सबको खिलाने के बाद अम्मा ने खुद भी खाना खाया। अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरकर आज अम्मा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कॉलेज में आने जाने वाले बच्चों को देखकर अम्मा के मन में बार बार अपने 15 वर्षीय पोते राजू की याद उमड़ जाती थी। सोचने लगी कि कुछ सालों बाद राजू इतना बड़ा हो जाएगा और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जाएगा। फिर अचानक एक ख्याल उनके मन को कचोटने लगा। वह सोचने लगी कि अपने पिता के साथ मुझे ना पाकर राजू कितना दुखी हुआ होगा। क्या जवाब दिया होगा उसे मुन्ना ने। फिर बेचारी मन ही मन प्रार्थना करती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे बच्चों के साथ कभी ना हो। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और अम्मा के पराठों की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। इतने समय में अम्मा की कॉलेज के लड़कों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और अम्मा तो इतनी कुशल थी कि सारा काम करते करते बच्चों के साथ बतियाती भी रहती थीं। आज जब अम्मा पराठे बनाने में व्यस्त थी तो देखा सामने एक 7-8 साल का बच्चा उसकी ओर निहारते जा रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। उस गरीब बच्चे को देखते ही अम्मा समझ गईं कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। अम्मा ने तुरंत एक पराठा प्लेट में रखकर उसे खाने को दे दिया। लेकिन उसी समय शर्मा जी पहुंच गए और अम्मा को ऐसा करता देख गुस्से से उस पर बरस पड़े। यह क्या लंगर खोल रखा है क्या आपने, जो कोई भी आएगा और खा जाएगा, बिना मुझसे पूछे तुमने मेरी दुकान से उसे मुफ्त में पराठा कैसे दे दिया। यह सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा और वह बोली, मेरी पगार में से काट लेना, लेकिन मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा, अब देख लिया तो कहती हो पगार में से काट लेना, और अगर ना देखता तो तुम तो मेरी दुकान ही लुटा देते। शर्मा जी का अम्मा को इस तरह भला बुरा कहना कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए वे बोले, तुमसे बड़ी हैं अम्मा, यह कैसे बात कर रहे हो तुम उनसे। तो शर्मा जी उन्हें झिड़कते हुए बोले, नौकर है तो नौकर जैसा ही बर्ताव करूँगा ना। इतनी बात सुनकर अम्मा के स्वाभिमान को ठेस लगी। वह सोचने लगी कि नौकरी तो आखिर नौकरी ही होती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह अपनी मर्जी से किसी को एक पराठा तक नहीं खिला सकती। किसी की गुलामी करना तो अम्मा के स्वभाव में नहीं था। बस उसी समय अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वह अपना काम शुरू करेंगी और अपने दम पर जिएंगी। बूढ़ी अम्मा ने यह सोचा, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अम्मा ने एक नई चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कॉलेज के लड़के उनके साथ थे। उन्होंने अम्मा के रहने के लिए किराए पर एक कमरे का इंतजाम करवा दिया और अम्मा के दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे बेंच, चूल्हा, कुर्सी इत्यादि का भी प्रबंध करवा दिया। अम्मा की पिछले 4 महीने की पगार उन सब कार्यों के लिए काफ़ी थी। अम्मा ने अपनी मदद के लिए एक लड़के सोनू को नौकरी पर रखा और अगले ही दिन से शर्मा जी की दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। कॉलेज के बच्चों ने अम्मा की दुकान का जोर शोर से स्वागत किया। सोनू ने दुकान के पास लगे पेड़ पर एक तख्ती लटका दी, जिस पर चाय और पराठा के दाम लिखे थे। अपनी दुकान की हर चीज का दाम अम्मा ने शर्मा जी की दुकान से कम रखा था। सोनू बूढ़ी अम्मा की अच्छी खासी मदद कर दिया करता था। पहले दिन ही उनकी दुकान को अपार सफलता मिली और वहीं शर्मा जी की दुकान पर सन्नाटा छाया था। उनकी आंखों में अम्मा के लिए कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। अम्मा से बैर निकालने के लिए शर्मा जी ने अपने पराठों का दाम आधा कर दिया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कॉलेज के बच्चे आधे दाम पर भी उनके पराठे खाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिसने एक बार अम्मा के हाथों के पराठों का स्वाद चख लिया वह कहीं और कैसे जा सकता था। अम्मा को दुकान खोले अभी 3 दिन ही बीत चुके थे। चौथे दिन सुबह जब अम्मा अपनी दुकान पर आई तो देखा एक बेंच की 3 टांगें टूटी हुई पड़ी थीं
और शर्मा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी। उनके होठों पर व्यंग्यात्मक भरी मुस्कान थी। अम्मा समझ गईं कि ये किसका किया धरा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उस समस्या का हल भी अम्मा ने जल्दी से निकाल लिया। उन्होंने बेंच की बची हुई टांग भी तोड़ दी और फिर अम्मा पराठे बनाने में जुट गईं। आज फिर से शर्मा जी मक्खियां मार रहे थे और अम्मा की दुकान की लाइन टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शर्मा जी की इन हरकतों को देखते हुए कॉलेज के कुछ लड़के, जो कि अम्मा के खास ग्राहक थे, छात्र संघ के प्रधान के साथ शाम को शर्मा जी की दुकान पर पहुंचे और बोले, क्यों बे शर्मा, बड़ा शौक चढ़ा है टांगे तुड़वाने का। ये शौक तो हमारे प्रधान जी को भी है। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो उनकी बातों से शर्मा जी के पसीने छूटने लगे। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होगे, हाथ जोड़ते हुए शर्मा जी बोले। उस दिन के बाद से शर्मा जी ने अम्मा का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की और अम्मा का काम दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगा। अब अम्मा दुगने जोश के साथ अपना काम करने में जुट गई थी। बूढ़ी अम्मा की रसोई का स्वाद चखने दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत बरसों के बाद अब अम्मा के चेहरे पर चमक लौटी थी। समय बीतने लगा। कॉलेज के बच्चों की मदद से अम्मा ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया और एटीएम कार्ड भी बनवा लिया। कुछ समय में अम्मा ने पास की एक छोटी सी दुकान खरीद ली, जिसका नाम रखा गया बूढ़ी अम्मा की रसोई, जहां दिन भर बच्चों का जमा बड़ा रहता, जो खाने पीने के साथ मोबाइल में दिन भर की खबरें सुनते। पूरा दिन दुकान पर किसी मेले जैसा माहौल रहता। एक दिन उन बूढ़ी अम्मा का ध्यान एक खबर ने अपनी ओर खींचा। आज एक बेटा बहू अपनी 65 वर्ष की बीमार बूढ़ी माँ को राम मंदिर में अकेला छोड़कर चले गए। अखबार में बूढ़ी माँ की तस्वीर भी छपी थी। उस बूढ़ी माँ की तस्वीर को देखते ही अम्मा को उसमें अपना चेहरा नजर आने लगा। वह बेचैन हो उठी और सोचने लगी, क्या करेंगी वो बेचारी, कहाँ जाएंगी। इन सवालों ने अम्मा को अंदर तक घेर रखा था। वह तुरंत कुछ पैसे उठाकर अपनी दुकान नौकर के हवाले छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर पता चला कि उस वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां से अम्मा सरकारी अस्पताल पहुंची और उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगे, लेकिन वह औरत उन्हें कहीं नहीं मिली। अम्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में बेहोश जमीन पर पड़ी थी वह वृद्धा। डॉक्टर से बात करके अम्मा ने उसे बेड दिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है, क्योंकि वह लगातार रोती जा रही थी। कमजोरी बहुत है, इसीलिए उनका ध्यान रखना होगा। अम्मा से बेहतर अपनों से बिछड़ने का गम और कौन समझ सकता था। अम्मा ने उसकी खूब सेवा की, खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखा। पर वह वृद्ध औरत हैरान थी कि जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो कोई अजनबी औरत आखिर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। उसकी प्रश्न भरी निगाहों को देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, बहन घबराओ मत, अब तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। जिस परिस्थिति में तुम आज हो, कभी मैं इसी परिस्थिति से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे अपने बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही थी। किसी लावारिस की तरह सड़कों पर भटक रही थी मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है, वह सुकून तो कभी अपने बेटे के साथ रहकर भी नहीं मिला मुझे। फिर वह बूढ़ी अम्मा उस वृद्धा से बोलती है, अपनी ही तरह मैं तुम्हें भी स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। वह बुढ़िया रोते हुए बोली, समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अपने ही बच्चों ने मेरा ऐसा विश्वास तोड़ा कि अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। इस उम्र में अब ताकत भी कहाँ बची है कुछ करने की। तो अम्मा ने उनके लिए फल काटे और उनके आगे रखते हुए कहा, अरे तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ कर पाओगी। अब यह बताओ, क्या तुम अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? वह वृद्धा बूढ़ी अम्मा से पूछने लगती है। फिर मुस्कुराती हुई बूढ़ी अम्मा बोली, मैं अपनी हर उस बहन की मदद करना चाहती हूँ जो इस अवस्था में बेसहारा कर दी गई है
और फिर उस बूढ़ी औरत को फल खिलाने लगती हैं। यह सुनकर वह वृद्धा बूढ़ी अम्मा के साथ जाने को तैयार हो गई। पुलिस बयान लेने आई तो उस वृद्धा ने कह दिया कि मेरी बहन मुझे लेने आ गई है। उधर अम्मा ने डॉक्टर से बात करके अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की खास हिदायत देकर वृद्धा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। उस वृद्धा का नाम कमला देवी था। कमला देवी की कहानी भी काफी हद तक अम्मा की तरह थी। पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। उन वृद्धा के 3 बेटे थे और उनको वे बारी बारी से अपने घर में रखते थे। इसलिए नहीं कि वे तीनों माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि माँ का बोझ कोई उठाना नहीं चाहता था। जिस माँ ने दिन रात एक करके अपने बच्चों का ख्याल रखा, अपनी इच्छाओं को दरकिनार रखते हुए अपने बच्चों की इच्छाओं को महत्व दिया, अपना सुख दुख कभी देखा ही नहीं, जब उस माँ का ख्याल रखने की बारी आई तो तीनों आनाकानी करने लगे। थोड़ा समय पहले ही उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश चला गया। अब सारा बोझ छोटे और बीच वाले लड़के पर आ गया। माँ की दवाइयों का खर्च करना उन्हें खलता था। दोनों बहुओं से अपनी सास का दिन भर का काम नहीं होता था। उनके खांसने की आवाज़ बेटे बहू को चुभने लगी थी। इसीलिए माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उनके दोनों बेटे उसे मंदिर में छोड़कर चले गए। लेकिन उन बूढ़ी अम्मा से मिलकर कमला देवी जी में भी एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। उन्हें भी लगने लगा था कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं है। समय बदल चुका है और समय के साथ साथ उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना होगा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद कमला देवी जी भी बूढ़ी अम्मा के साथ काम पर जाने लगीं। बूढ़ी अम्मा की रसोई में अचार की बहुत खपत थी, जो अम्मा बाहर से मंगाया करती थी। यह देखकर कमला देवी जी ने बताया कि वह बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती हैं। यह सुनकर अम्मा को बहुत खुशी हुई। सोनू को पैसे देकर अचार का सामान मंगवाया और कमला देवी जी ने ढेर सारा अचार बना दिया। जब बच्चों को पराठे के साथ अचार दिया गया तो वे अचार की तारीफ करते नहीं थके। इसके साथ साथ उन्होंने कई दुकानों पर अचार सप्लाई कराना शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी और कमला देवी जी में भी आत्मविश्वास का संचार हुआ। जल्द ही बूढ़ी अम्मा ने कमला देवी के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर लिया, जिसका नाम रखा गया अपना घर। दोनों बहनों ने मिलकर एक मुहिम चला दी। कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसा बुजुर्ग मिलता जिसे मजबूरी के कारण घर छोड़ना पड़ा या रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन लोगों के लिए उनका अपना घर हमेशा खुला था। धीरे धीरे उनके घर में नए सदस्य जुड़ने लगे। अचार के साथ कमला देवी ने पापड़ का काम भी शुरू कर दिया और सभी सदस्य मिलकर उनके इस काम में मदद करते। अम्मा का घर छोड़े हुए 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज वह संतुष्ट थे। अपने साथ साथ वह दूसरों की जिंदगी संवारने का जरिया बन रहे थे। आज अम्मा जब पराठा बनाने में व्यस्त थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अम्मा। आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बोलो बेटा क्या चाहिए। तभी फिर से उधर आवाज़ आती है, मुझे मेरी दादी अम्मा चाहिए। अम्मा ने नज़र उठाकर देखा तो देखती रह गईं। सामने जो लड़का खड़ा था उसे पहचान पाना मुश्किल था। फिर अम्मा के मुंह से करुणा भरी आवाज़ निकली, राजू, तू मेरा राजू ही है ना? बहुत बड़ा हो गया है रे तू। इतना कहते कहते अम्मा का गला रूंध गया। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सब कुछ छोड़कर अम्मा ने झट से अपने पोते को गले लगा लिया। तभी अम्मा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, जिसे सुनने को अम्मा बरसों से तरस गई थीं। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? अम्मा ने उत्सुकता बस देखा तो उसका बेटा और बहू पास में ही खड़े थे। दोनों ही अम्मा को कुछ कमज़ोर से लग रहे थे। उनके चेहरे से रौनक गायब थी, लेकिन जो चीज़ अम्मा को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि बेटे के साथ साथ उसकी बहू की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों आकर अम्मा से गले मिलकर खूब रोए। कहाँ चली गई थी अम्मा तुम मुझे छोड़कर?
सारी जिंदगी सूनी हो गई थी तुम्हारे बिना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अम्मा जड़बत रह गईं और बोली, क्या मतलब? अगर मेरी इतनी ही ज़रूरत थी तो मुझे अकेला छोड़कर गया क्यों था? अम्मा, मैं तो तुम्हारा हाथ बराबर थामे हुए था, लेकिन अचानक भीड़ में भगदड़ मचने लगी तो मेरा हाथ छूट गया। पैर फिसला और लोग मुझे रौंदते हुए मेरे ऊपर से निकल गए। मुझे इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उसके 3 दिन बाद मैं होश में आया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। इसका मतलब तू मुझे छोड़कर नहीं गया था। और मैं पगली क्या क्या सोच बैठी। अम्मा स्तब्ध खड़ी थीं। नहीं अम्मा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक वृद्धा मिली थी, लेकिन वह नहीं जानते कि वह अचानक कहाँ चली गई। आज जब यहाँ कॉलेज में आपके पोते का एडमिशन कराने के लिए आए तो सारे काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। जोरों से भूख लगी थी। किसी ने बताया कि बूढ़ी अम्मा की रसोई के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सो हम यहाँ चले आए। और अम्मा, सच बताऊं तो बिना खाए पिए ही तृप्ति मिल गई। बेटे की बातें सुनते सुनते अम्मा की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगे कि उन पुलिस वालों के कहने पर मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझ लिया था। कैसे अपने बेटे से ही मेरा विश्वास उठ गया। परंतु फिर भी मन ही मन में उन्हें एक संतुष्टि थी कि जो कुछ भी हुआ उसके कारण उसे बहुत से अन्य लोगों की जिंदगी संवारने का मौका मिल गया। आज अम्मा ने अपने बच्चों के लिए ममता से सरोवर हृदय के साथ पराठे बनाए और बड़े प्यार से उनको अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खिलाए। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आज बूढ़ी अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी कि उनके बेटे ने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनकी ममता की लाज रखी और उनको बेसहारा नहीं छोड़ा था। आज उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठा हुआ था और उन वृद्ध अम्मा के बेटे बहू ने भी यह सिद्ध कर दिया था कि सभी बेटे बहू बुरे नहीं होते। आज उनके बेटे बहू को भी देखकर सभी लोग तालियां बजा रहे थे और वृद्ध अम्मा का सर आज अपने बेटे के लिए गर्व से ऊंचा हो गया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।